1847 की सर्दियों के दिन थे। HMS टेरर एंड HMS एरेबस को एक टास्क दिया जाता है कि 28 मील नॉर्थ वेस्ट ऑफ किंग विलियम आइलैंड तक जाया जाए और वहां पे एक नॉर्थ वेस्ट पैसेज ढूंढा जाए। ये उस दौर की बात है जब बड़े बड़े जहाज़ों पे सफ़र हुआ करता था, और जहाज़ हवाई जहाज़ नहीं, समंदरी जहाज़। तो उस वक्त की सबसे प्रीमियम ट्रैवलिंग का जो तरीका था वो था जहाज़, पानी के जरिए। अब चूंकि एक ऐसे इलाके की एक्सपीडिशन दी गई थी जहां पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी, इतनी बर्फ थी कि वहां पे किसी का रहना नामुमकिन था। लेकिन चूंकि एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए दुनिया को बहुत एक लंबा चक्कर लगाना पड़ता था, तो ये डिसाइड किया गया कि ये बीच का जो रास्ता है, जो कि डेडली जोन कहा जाता था, आर्कटिक, जो कि अभी भी ऐसे ही है, इसके बीच में से कोई ऐसा रास्ता ढूंढा जाए जिससे ट्रैवलिंग टाइम भी कम हो जाए और जो खर्चा है वो भी कम हो जाए। तो 2 शिप्स को भेजा जाता है। सर जॉन फ्रैंकलिन के हवाले ये एक्सपीडिशन की जाती है, जिनका माजी में कोई इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड था नहीं। चूंकि वो अपने रिटायरमेंट के करीब थे और बिल्कुल लास्ट एक्सपीडिशन थी उनकी, तो उनको ये मौका दिया गया कि अपना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा बना लें और ये एक्सपीडिशन पूरा कर लें। वो 70-80 लोगों के साथ 2 बड़े पानी के जहाज में सफर शुरू करते हैं, और एक ऐसा सफर जो टिल डेट एक मिस्ट्री बन के रह गया। 1953 में कुछ लोगों को भेजा गया इन 2 पानी के जहाज और सर फ्रैंकलिन की टीम को रिकवर करने के लिए। जब वो टीम वहां पहुंची तो उनको ना तो वो 2 जहाज मिले और ना ही कोई उस जहाज में सफर करने वाला। हैरानकुन बात यह थी कि उस इलाके में जहां की सर्दी जो है वो इतनी अनबेरेबल थी कि जानवर तक नहीं सरवाइव कर सकते, वहां पे उस रेस्क्यू टीम को एस्किमोज नजर आए। एस्किमोज वो जो बर्फ में रहते हैं, और आई थिंक रेड इंडियंस थे। उनसे जब पूछताछ शुरू की गई तो ना उनको इनकी जबान आए और ना इनको उनकी। खैर, जैसे तैसे करके भी उनसे कम्युनिकेट किया गया, पूछा गया कि यहाँ पे कोई ऐसे बड़े जहाज में कुछ लोग तो नहीं आए थे। तो वो कहता है बिल्कुल आए थे। तो कहता है वो किधर गए? कहते वो सब मर गए। कहते कैसे मर गए? इस बात का जवाब वो नहीं देता। वो रेस्क्यू टीम एक पर्टिकुलर 2 जहाज के दोनों कैप्टन को ढूंढने आए थे, सर जॉन फ्रैंकलिन और दूसरे कैप्टन फ्रांसिस को। जब ये सारी इन्वेस्टिगेशन करके उस रेड इंडियन के पास से ये टीम चली जाती है, तो रेड इंडियन के घर में उस एस्किमो के अंदर एक अनजान शख्स अपना मुंह छुपाए बैठा होता है,
जब वो रेड इंडियन उससे पूछता है कि तुम्हारी क्या कहानी है, तो वो बताता है कि ये मुझे ढूंढने आए थे। कहानी शुरू होती है। अब वो बताता है कि हमें हुकूमत की तरफ से ये ऑर्डर्स दिए गए थे कि इस इलाके में जाइए और इस इलाके के थ्रू कोई रास्ता ढूंढिए ताकि आप दूसरी दुनिया से, दूसरे ममालिक से कनेक्ट कर सकें। हम लोग ऑर्डर्स लिए, हमने अपना सफ़र शुरू किया, हम इस जगह पे पहुंचे और यहाँ पे आके हमारी दोनों बड़े पानी के जहाज़ अटक गए। अब जैसे ही उनका ये जहाज़ आके इस जगह पे फंस गया जहाँ पे ऑलरेडी -40 -50 टेम्परेचर की सर्दी थी, उससे कई गुना ज़्यादा सर्दी पड़ना शुरू हो गई। ऐसी पड़ना शुरू हो गई कि इस शिप में मौजूद लोगों को बीमारियां लग गईं। बीमारी के साथ साथ जो राशन वो लेके आए थे वो कम पड़ना शुरू हो गया। बाहर जानवर नहीं मिल रहे क्योंकि सर्दी इतनी थी कि शिकार करके उनके गोश्त से अपने आप का पेट भरा जाए। और फिर इन सारी कयामत के सामने एक सबसे मिस्टीरियस और सबसे खतरनाक बात यह थी कि उस शिप में लोगों की अमवात होना शुरू हुई और फिर वो गायब होना शुरू हो गए। एक एक करके डेड बॉडीज गायब हुई, फिर जिंदा लोग गायब हुए। जब ये मामला कैप्टन तक पहुंचा और एक अलार्मिंग सिचुएशन तक पहुंचा तो ऑर्डर्स दिए गए कि छोटी छोटी कश्तियों में या पैदल आगे निकला जाए। इन कश्तियों को अबेंडन करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। पीछे की तरफ जा नहीं सकते थे, सिर्फ सामने ही वो रास्ता था जिसको वो एक्सेप्ट कर सकते थे। उन्होंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और वो गए। जब गए तो उनका सामना एक नेचुरल वेदर से तो हुआ ही हुआ, लेकिन उनका सामना उस मखलूक से हुआ जिसको लगभग कहा जाता है कि उसकी छवि जो थी वो एक पोलर बेयर की थी, लेकिन ना तो उसकी ताकत, ना तो उसकी हाइट, ना उसकी जिसामत पोलर बेयर जितनी थी। कहा जाता है कि वो कम से कम भी नहीं 4 गुना बड़ा, 4 गुना वजनी, 4 गुना फुर्तीला वो मखलूक थी जो कि पल में आती थी, अटैक करती थी और पल में गायब हो जाया करती थी। असल कहानी इस मखलूक की ये थी कि जब ये दोनों कश्तियां उस इलाके में एंटर हुई तो वहां पे रेड इंडियंस के एस्कीमोज बने हुए थे। जब इनकी कश्ती में से 3-4 सिपाही ह्यूमन रेस की तलाश में निकले तो एक सिपाही से गलती से वहां मौजूद एस्कीमोज में रहने वाले जो भी वहां के लोकल लोग थे, उनके जो सरबरा था उसका मर्डर हो जाता है। और फिर उसी के घर में एक खातून, एक लड़की गूंगी होती है जिसकी ज़बान काट दी गई होती है। किस रीज़न से ये नहीं पता। उसको वो अबडक्ट करके शिप में ले आते हैं, रेस्क्यू करके, ताकि सर्दी से ना मर सके। और ये सारा सिचुएशन उस रेड इंडियन की मौत के बाद से शुरू होता है। टिल डेट किसी को नहीं मालूम कि आखिर असली बात क्या है, हकीकत क्या है। जो फाइंडिंग्स मिलती चली गई उस हिसाब से किताब लिखी गई। फिर इन्वेस्टिगेशन मज़ीद होती रही, कई सालों तक होती रही। वो जो शख्स एस्कीमो के अंदर बैठा हुआ था जिसने अपने साथियों जो कि उसको रेस्क्यू करने आए थे उनसे छुपकर जो बैठा हुआ था,
उसने उस इलाके में रहना पसंद किया बजाय इसके कि वापस अपने मुल्क, अपनी दुनिया में जाता। ये कहानी है डैन सिमंस की एक नॉवेल की। टिल डेट 50% लोग कहते हैं कि ये एक फिक्शनल कहानी है, लेकिन 50% लोग कहते हैं कि ये असली में एक वाकया इस दुनिया में हुआ था। उस मखलूक का क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। वो मखलूक कहां से आता था किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात की कंफर्मेशन जरूर हो गई थी कि जिस दफा जब वो सरबराह रेड इंडियंस का मारा गया था, मर्डर किया गया था, उस वक्त से कहा जाता है कि वो मॉन्स्टर उसी का बदला इन तमाम लोगों से लेता रहा। सोचिए एक सेकंड के लिए, हम तो शहर में, गांव देहात में रहते हैं जहां पे 10 लोग नजर आ गए, जानवर नजर आ गए, चिड़िया नजर आ गई, यहां तक कि चूंटियां तक नजर आ जाती हैं, फल पौधे दरख्त, कोई ना कोई लिविंग थिंग नजर आ जाती है। सोचें आर्कटिक या अंटार्कटिका, जहां पे सोचते ही रह जाएं आप, अगर आप अकेले रह गए तो अपने आप को ही खा जाएंगे, जहां पे मुश्किल से इक्का दुक्का चीजों के अलावा और कोई चीज सरवाइव नहीं करती। ऐसी जगहें इसी दुनिया में मौजूद हैं। Ladies and gentlemen, friends and fellows, welcome to the late night horror show. Alright folks, ladies and gentlemen, welcome to the late night horror show. मेरा नाम है मिनाज अली अस्करी। आज सबसे पहले हम फेसबुक पे मौजूद तमाम लोग जो हमें मैसेजेस करें उनके नाम शामिल करेंगे, क्योंकि अक्सर औकात में हमेशा उनके नाम लेना भूल जाता हूँ। साबिर सलीम, आपका मैसेज आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान इजाज, थैंक यू। मोहम्मद तौसीफ, आपका भी शुक्रिया। इसके अलावा मोइज उल अमीन, थैंक यू सो मच। बाबा शेख, आपका भी हेलो। इकराज जोहेब, थैंक यू सो मच। एंड जिया खान, थैंक यू। रमीज अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया। सहर फातिमा, थैंक यू सो मच। अब्दुल रज़ाक मेमन, महक शाहिद, हारिस, शगुफ्ता कासिम, रयान, होमा, खादिम, अनीला, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सना अजीम, थैंक यू सो मच। अली खान, बहुत बहुत शुक्रिया। होपफुली आज हमारा फेसबुक पे जो ऑडियो है वो सही आ रहा है तो प्लीज़ कोई बता दीजिए मुझे जल्दी से। खैर, हमारे शो में शामिल होने के 4-5 तरीके जल्दी से बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आप लोग अपने मैसेजेस भेज सकते हैं हमें अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं तो लिखें KHI, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 6278 पे। इसके अलावा अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं
तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं. नंबर है 02134326675. मैं दोबारा से नंबर रिपीट करता हूँ, 02134326675 और दूसरा नंबर है 02134326676. इसके अलावा अगर आप लोग हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो फेसबुक पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए जाके www.facebook.com/minhaj-ali-askari, क्योंकि वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास शो लाइव सुनने की, अगर आप रेडियो सेट आपके पास नहीं है मौजूद. इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना चाहें तो वहाँ पे भी कर सकते हैं, विच इज़ मिनहाज अली अस्करी. ट्विटर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप लोग अपने मैसेजेस हमें डायरेक्टली भेज सकते हैं, जो कि मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट है. तो आपके मैसेजेस फ़ौरन मेरे सामने आ जाएंगे. बस एक काम ही करना होगा, हर मैसेज से पहले आपको हैशटैग LNHS विद मिनहाज लिखना होगा, LNHS विद मिनहाज, और उसके बाद अपना पैगाम लिखिए और हमें ट्विटर पे भेज दें www.twitter.com/minhaj-ali-askari. And the most important, our YouTube channel, www.youtube.com/minhaj-ali-askari. Almost 16,000 सब्सक्राइबर्स हो गए. थैंक यू गाइज, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. मैंने लास्ट शो में भी बोला था कि जब 20,000 लोग हो जाएंगे तो हम एक ग्रैंड अनाउंसमेंट करेंगे. तो अब वो आज हो जाए तो आज ही हो जाएगी, एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 महीने बाद, जब भी होगा, साल बाद, जब भी होगा, जब खुदा को मंजूर, तो उस वक्त अनाउंसमेंट होगी. खैर, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं. हमारी टेलीफोन लाइंस भी खुल चुकी हैं और आप लोग के मैसेजेस भी आना शुरू हो चुके हैं. लास्ट 2 शोज़ में मैं अपने साथ तो नहीं, लेकिन जो एक मेरे ताया के साथ हुए वाक़यात मैंने शेयर किए थे. फिर लास्ट शो में मैंने उस घर के वाक़यात शेयर किए थे जिसमें मैं, मेरी वालदा, यहाँ तक कि सना, फिर मेरा भाई, हम सब रहे हैं. आज मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे नए लोग भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा रिपीट मुझे करना पड़ रहा है. माजरत जिन लोगों ने वाक़यात सुने हुए. मैं अपनी वालदा की साइड के जो वाक़यात हैं, जो मेरी ननिहाल कहलाई जाती है, उनके साथ जो वाक़यात पेश आए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा. और उसको शेयर करने का एक ऑथेंटिक मेरे पास वो भी है कि चूँकि मेरे नाना जो थे गवर्नमेंट ऑफिसर थे, तो जिस जगह वो गए वहाँ पे गवर्नमेंट के ही घरों में रहे, तो वो जगहें अभी भी मौजूद हैं. उधर की हकीकत अभी भी मौजूद है, वो सच्चाई अभी भी मौजूद है. मेरे नाना पुलिस में एसएसपी रिटायर हुए, आई थिंक इन 1991. जो लास्ट पोस्टिंग उनकी थी वो थी फिरोजाबाद थाना, जो कि बिल्कुल ही हिल पार्क की बैक साइड पे है. अब इतना पुराने थाने जो कि अभी भी मौजूद है, वहाँ पे अब नई कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, लेकिन उसके इर्द गिर्द आप उसके थाने के बिल्कुल ही पीछे अगर देखेंगे तो अपार्टमेंट्स बने हुए पुलिस लाइंस के, पुलिस के ही. तो वहाँ पे
उस थाने के अहाते में ही पहले घर बनाया हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से कि जो अफसर वहाँ पे तैनात होते थे उनको वो घर मिला करता था। तो मेरे नाना को जब उनकी लियाकताबाद से पोस्टिंग हुई फिरोजाबाद थाने में तो उनको शिफ्ट करना पड़ गया। जब वो घर उन्होंने देखा तो घर काफ़ी अरसे से बंद पड़ा हुआ था, गंदगी बहुत थी। तो सिपाही को बुलाया और उनको कहा कि ये घर की सफाई करवाइए। तो तमाम सिपाही जो हैं वो लग गए काम पे, सफाइयाँ हो गई, घर में जाले वाले, ये पंखे, बिजली का काम, ये तार, वो फलाना सब हो गया। जब नेक्स्ट डे नाना आए इंस्पेक्शन के लिए तो बहुत गुस्सा हुए। कहते हैं कि जब पूरा घर साफ कर दिया था तो इस एक कमरे ने ऐसा क्या किया था जिसको छोड़ दिया, जिसमें जो भी उस वक्त उस थाने में मौजूद थे, पुलिस अफसरान या फिर सिपाही, उन्होंने मेरे नाना को समझाया कि देखें सर, इस कमरे को छोड़ दें, बाकी पूरा घर हमने साफ कर दिया है, आप हमारी अगर माने तो आप इस कमरे का पीछे ही छोड़ दें, इसको लॉक ही रहने दें, ज़्यादा बेहतर है। उन्होंने पूछा क्यों भाई, ऐसा क्या है? कह रहे जितने भी पुराने लोग इस घर में रहे हैं उनको हमेशा इस कमरे से मसला रहा है और इस कमरे की वजह से वो इस घर में नहीं टिक पाए। मेरे नाना चूंकि उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं था इन चीज़ों पे। जब आप पुलिस वाले हो, आपके पास सुप्रीम पावर हो, आपसे शहर का सबसे बड़ा बदमाश डरता हो, तो फिर अक्सर औकात लोगों में ना थोड़ी सी अकड़ आ जाती है कि अब जब ये बदमाश डरता है तो जिन्नात क्या हो सकते हैं। यही हुआ हमारे नाना के साथ। उन्होंने कहा कि हमसे बड़ा कोई बदमाश नहीं है, हमें कोई नहीं डरा सकता, खोलो ये कमरा, सफाई करो इसकी, और मैं ये जिन विन को नहीं मानता। यही हुआ, पुलिस वालों ने उस कमरे को खोला, सफाई कराई और वहां पे किसी एक हमारी खाला का बिस्तर रख दिया। अच्छा, ये बताता चलूं कि मेरे जो ननिहाल में 10 खालाएं और 1 मामू, जिनमें से मामू का भी इंतकाल हो गया, बस 10 बहनें बची हैं। तो वो सब उस घर में शिफ्ट हो गए। ये घर जो था बिल्कुल ही फिरोजाबाद थाने के अंदर मौजूद था, जहां पे थाने से 2 कदम जिंदगी शुरू होती है। नाना का अपॉइंटमेंट शुरू होता है, वो अपने थाने जाते हैं, इलाके का गश्त करते हैं। जो भी उस ज़माने में एसएसपी की डायरेक्ट रिपोर्टिंग होती थी शायद प्रेसिडेंट से, तो उनका हर वक्त का आना जाना कभी इधर कभी उधर, और उस वक्त कराची के हालात भी काफ़ी बहुत ही ख़राब चल रहे थे। तो नाना अक्सर बाहर रहते थे। नानी मेरी नानी है, उनका ताल्लुक जो है वो बिल्कुल एक गांव से है। उनकी पूरी उनके जो साइड थी, नानी के भाई बहन वालिद वालदा, वो सब पक्के गांव वाले थे और उनका शहर से कोई ताल्लुक नहीं था। उनको कुछ समझ नहीं थी, ना शहरी समझ थी उनके पास। टिपिकल गांव, और पढ़ाई से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन इस्लामी तालीमात में सबसे आगे थे। जब मेरे नाना को ये बात पुलिस वालों ने बताई तो नाना ने शायद मजाक में घर वालों को भी बताई होगी, जिसमें मेरी नानी जो थी वो थोड़ी सी डाइसी हो गई। हमारे उस वाले घर में नाना को पुलिस की तरफ से 2 वर्कर्स मिले हुए थे, हेल्पिंग हैंड्स, एक ड्राइवर और एक खानसामा, जो कि आई थिंक एक मोइनुद्दीन जो है वो अभी भी मौजूद हैं। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई उनसे अलबत्ता, लेकिन एक थे मोहम्मद अली जो खानसामा थे, उनका ताल्लुक था ओकाड़ा से।
खैर उनका इंतकाल 3 4 5 6 साल पहले हो चुका है। तो वो ये 2 लोग उनको वहां से मिले। शुरुआत होती है जी छोटे छोटे वाकयात होना कि रात को चीखने की आवाज़ें आनी, दर्द में जैसे कोई गुर्रा रहा हो ऐसी आवाज़ें आना, नॉकिंग की, भागने की, हंसने की, रोने की। अब घर में मौजूद सारी ख़वातीन ये समझें कि चूँकि थाना बराबर में है, उसके अंदर जेल है, तो शायद कोई किसी को मारते हो, किसी को सज़ा होती हो, और जो पुलिस का तरीक़ेकार होता है चोर से उगलवाने का। और ये हमारे नाना भी बताते थे कि हम करते थे इस तरह के। तो ये एक नॉर्मल रूटीन हो गया। उनको लगता था कि शायद थाने से आवाज़ आती है। जब कई दफ़ा होने लगा, एक रात मेरी नानी कहती कि ऐसी आवाज़ आ रही थी कि घर में कोई भी सो नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद कोई इतना तकलीफ में है कि उसको पता नहीं कितनी गोलियां लग चुकी हैं, कितने कोड़े पड़ चुके हैं, जिसके बायस नानी बाहर गई ये समझ के कि शायद नाना जो है वो थाने में मौजूद है। जब उन्होंने वहाँ पे खड़े हुए सिपाही से पूछा कि कौन ये, किसको इतनी मार पड़ रही है, कौन ऐसा चोर आया है, तो वो परेशान हो गया। कहता है कि बाजी यहाँ पे तो कोई आज नहीं है, छोटे मोटे चोर हैं, हीरोइनची और गटर के ढकने चुराने वाले, और साहब तो है ही नहीं, साहब तो गए हुए हैं राउंड पे। तो नानी को उस वक्त पहला झटका मिला। उसके बाद वाकयात बढ़ना शुरू हुए, ऐसे ऐसे वाकयात कि मेरी वालदा की, जब मेरी वालदा बहुत छोटी थी उस वक्त आई थिंक 12-13 साल की होंगी या 14-15 साल की होंगी, तो कहती हैं कि मैं अपने घर में दाखिल हुई, रात का टाइम, मगरिब के बाद का टाइम था। दाखिल हुई तो मेरे कमरे में एक बहुत बड़ी छिपकली थी। सही है, उस ज़माने में इतनी डेवलपमेंट तो हुई भी नहीं थी, बल्कि अगर मैं गलत हूँ, सॉरी 91 नहीं था, 81 था। मुझे साल याद नहीं, अगली दफ़ा जब मैं आऊँगा तो मैं करेक्ट बता दूंगा। तो उस वक्त 81 भी नहीं था, सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझे डेट याद नहीं है, माजरत उसके लिए पहले से। खैर मैं वाकई की तरफ बढ़ता हूँ। तो कहती है कि मैं घर में एंटर हुई, मैंने छिपकली देखी। अब छिपकली से तो औरतों की क्या, मर्दों की भी जान जाती है, उन मर्दों में मैं शामिल हूँ सबसे ज़्यादा। तो मेरी वालदा कहती है मैंने अपने देखी है छिपकली, और इर्द गिर्द कोई और चीज़ नहीं थी, खाली दीवार है और सामने छिपकली बड़ी सी नज़र आ रही है। तो कह रही है मैं पलटी हूँ और मैंने किसी नौकर को आवाज़ दी है और मैंने कहा ये आके छिपकली मारो, और कहती है मैंने पलट के देखा है तो वहाँ से छिपकली गायब। फिर कहती हैं, फिर मेरी दूसरी खाला कहती हैं कि उन्होंने छिपकली को बाकायदा उसका साइज बड़ा होता हुआ देखा। फिर सांप नजर आना शुरू हो गए। खैर ये बातें जो थी हमारे यहाँ सब ने अपनी लॉजिक लगाई कि क्योंकि ज़रा पुराना इलाका है, पहाड़ी इलाका है, उस वक्त इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, तो जी हो सकता है कि जानवर ऐसे हों, इंसेक्ट ऐसे हों। एक रात मेरी नानी के वालिद और वालदा आए हुए गाँव से, और मेरी जो सबसे छोटी उस वक्त की खाला थी वो उनके बीच में सो रही। तो मेरी नानी की वालदा को रात को ऐसा लगा कि जो मेरी खाला है वो चीख रही हैं या चिल्ला रही हैं, उनकी आवाज़ वो आवाज़ निकालना चाह रही, निकल नहीं रही है। तो जब उन्होंने आंख खोल के देखा तो मेरी खाला बीच हवा में है, एक बुजुर्ग नुमा आदमी और एक बहुत छोटे से कद की मोटी सी थोड़ी सी डार्क औरत खड़ी है, और वो जो है मेरी खाला को उठा के लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप सोते में उठें और आपको पता चले कि आपके सामने ही
एक कपल खड़ा हुआ है, अजीब सा, एक लंबा सा आदमी है, एक मोटी सी औरत छोटी सी कद की, और उसने टांग पकड़ी हुई आपकी नवासी की, और नवासी की टांग हवा में, वो नवासी हाथ पैर मार रही है उठाने के लिए। तो वो जैसी ही उठी, उन्होंने ये सब माजरा देखा तो उन्होंने अपने साथ ही लेटे हुए जो नाना, मेरी नानी के वाले साहब थे, उनको उठाया कि ये देखिए क्या हो रहा है। और वो कहती हैं कि मेरी नानी बताती थी कि प्रॉपर कॉन्वर्जेशन हुई उनकी उन कपल से कि हम इस लड़की को लेने आए हैं, हमें ये लड़की पसंद आ गई है बच्ची, हम चाहते हैं, हमारे पास औलाद नहीं है, हम चाहते हैं कि इसको लेके जाएं और हम लेके जाएंगे। तो फिर जब मेरे नानी के वालिद उठे, चूँकि वो कुरान हाफिज थे और आलिम दीन भी थे, तो उन्होंने कॉन्वर्जेशन की, कुछ आयत पढ़ी, जो भी वजीफे पढ़े, तब जाके वो कहती हैं कि वो जो भी वो मखलूक थी वो उस जगह से गई। उसके बाद से जो है ज़रा सिक्योरिटी, जब नाना को पता चला, उनको बताया गया, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली, जैसे मैं करता हूँ या जैसे बहुत सारे लोग करते हैं, लॉजिक लगाई। उन्होंने कहा क्योंकि मैं पुलिस में हूँ तो जानलेवा हमला और जानी दुश्मन बहुत होते हैं, तो ये ज़रूर कोई जिन मिन नहीं है, ये कोई इंसान है, ग्रोह है जो मेरी बेटी को किडनैप करना चाह रहे थे। और उन्होंने चारों तरफ जो है पुलिस का पहरा करवा दिया। अब थाने के अंदर ही जब इस तरह का वाक़या होता है, जो थाने के अफसर होते हैं वो बड़े वो हो जाते हैं कि हमारे ही घर में कोई आके हमें धमका रहा है, तो वहाँ की सिक्योरिटी और टाइट हो गई। इन्हीं दिनों में जब मेरी नानी के वालिद और वालदा आए हुए थे, तो उनके छोटे भाई भी आए हुए थे। चूँकि ये गांव वाले लोग थे, तो ये प्रेफर करते थे बाहर जीने में सोना, क्योंकि घर इतना बड़ा नहीं था। वैसे ही मेरे नाना की फैमिली बड़ी थी, फिर ससुराल आ गई तो और एडिड रूम्स के बजाय लोग ज़्यादा हो गए, तो उन मामू को जो है बाहर सहन में सोने की जगह मिली। अब सहन जो था वो मेरे नाना का एक फेवरेट जगह थी। वहाँ पे वो गमले वगैरह बनाए हुए थे, उन्होंने दरख्त वगैरह लगे हुए थे, और उनको टिल डेट, जब तक उनका इंतकाल नहीं हो, उनको फाख्ताएँ पालने का शौक़ था। तो उन्होंने वहाँ पे बहुत सारी फाख्ताएँ और बहुत सारे कबूतर पाले हुए थे, जो कि पहले दिन से अजीब व गरीब हरकत की वजह से मेरी नानी की शक बढ़ता जा रहा था। वो कहते थे कि जब भी मैं सुबह उठ के जाता हूँ दाना डालने के लिए, पानी देने के लिए, तो जो वो पिंजरे की ट्रे होती है जिसमें खाना गिर जाता है, गंदगी गिर जाती है, वो कहते हैं जब भी मैं खोलूँ उसके अंदर से खून निकले। परेशानी में जब मैं कबूतरों को देखूँ तो एक कबूतर ना मरा हो या एक फाख्ता ना मरी हुई हो, लेकिन उस ट्रे में हमेशा इतना खून मिलता था कि जैसे 2-3 कबूतर या 2-3 फाख्ता किसी ने मार दिया। यही बात हमारे उन मामू साहब को बताई गई। उन्होंने कहा कि देख लेंगे साहब। अब जो गांव के लोग होते हैं, टिल डेट आज भी शहर के लोगों की जिसामत और गांव के लोगों की जिसामत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वो ताकतवर लोग होते हैं, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, हमारा थोड़ा वीक होता है। सर्दियों के दिन थे, वो बाहर उन्होंने कहा कि ठीक है, घर में जगह नहीं है, मैं बाहर जीने में सो जाऊंगा। वो सीने में सो गए। सुबह जब मेरी नानी उठी और उनको उठाने की कोशिश की तो देख के हैरान रह गई कि उनके भाई की सांसें बंद थी। कोहराम मच गया कि थाने के अहाते के अंदर मर्डर हो गया। टीम्स आ गई, अखबारात आ गए, उस वक्त जो पीटीवी होगा वो आ गया। एक बहुत बड़ी न्यूज़ बन गई थी पीस से, जिसमें जो उस जमाने के तौर तरीके होंगे पोस्टमार्टम वगैरह करने के। जब मर्डर केस होता है उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, और जब पुलिस के अंदर ही का मर्डर हो तो इन्वेस्टिगेशन हाई प्रोफाइल बन जाती है। तो मेरे नाना जब तक जिंदा थे वो कहते हैं कि टिल डेट, जब तक वो जिंदा थे, कहते हैं कि मैं रोज उस मौत के बारे में, उस अम्मात के बारे में सोचता हूँ, क्योंकि टिल डेट पुलिस को, जो भी उस वक्त की फॉरेंसिक की टीम होगी, इन्वेस्टिगेशन की टीम होगी,
उनको ना तो किसी इंसान के फिंगरप्रिंट्स मिले, ना तो किसी इंसान के बाहर फुटप्रिंट्स मिले घर के अंदर दाखिल होने के। अलबत्ता जो फिंगरप्रिंट्स मिले वो किसी इंसान से मिलते जुलते नहीं थे। इसको एक पर्टिकुलरली एक कोई केस कहा जाता है जिसमें मर्डरर ना मिले, मर्डर करने वाला ना मिले या मर्डर करने वाला हथियार ना मिले, तो उसको कोई और AA या कुछ इस तरह का कुछ कहते हैं, मुझे टर्म्स नहीं मालूम इतनी। उसके बाद उनका इस जगह से इत्तेफाकन ट्रांसफर हो गया और ट्रांसफर होके वो दूसरी जगह, उस वक्त तक उन्होंने अपना घर बना लिया था तो वो वहाँ पे अपनी फैमिली को शिफ्ट किया पीसेजेस में, और फिर वो और दूसरे थानों में जाते रहे। उनके फौरन बाद ही उस मकान में हमारे नाना के ही दोस्त ट्रांसफ़र हुए, तो उनको बताया गया कि भाई इस तरह के वाक़यात होते हैं इधर, तो ज़रा संभल के रहिए, और ये एक कमरा है, इस कमरे को ना छूइए। उन्होंने भी वही किया। वो तो बल्कि फैमिली मेम्बर ज़रा इस्लामी थे, ज़रा मजहबी थे, तो उन्होंने मियाँ बीवी ने बिल्कुल बात मान ली। लेकिन उनका एक बेटा था और उस बेटे के साथ एक कज़न जो था वो दूसरे शहर से इनके साथ रह रहा था। वो दोनों लड़के नौजवान वो आए दिन जो है ना वो क्या मजाक उड़ाएं कि इस घर में कुछ नहीं है, हमसे बड़ा जिन कौन है, और ये और वो फलाना ढिमकाना, लोगों का दकियानुसी दिमाग है और ये है वो है। एक दिन वो दोनों अम्मा अब्बा किसी काम से हैदराबाद चले गए, तो बेटा और कज़न पीछे छोड़ गए। उस घर में उन्होंने जी उस ज़माने की जो भी पार्टी होगी, जो भी उन्होंने करना था, वो उन्होंने चीज़ें ख़रीद के अपने पास रखी होंगी, और थोड़े रात के 1-1:30 बजे जज्बात में आके चैलेंज करने लग गए कि देखते हैं इस घर में कौन है और फलाना, और हम भी तो देखें जिन कैसे होते हैं। और ये कहते कहते हंसी मजाक करते हुए फिल्में देखते हुए सो गए। सुबह जब उठे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। घर के बाहर ही उनकी 2 बाइक्स जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू उसी ज़माने में ली गई थी, एक एक पुर्जा, एक उस बाइक का पुर्जा अलग ज़मीन पे पड़ा हुआ था, ऐसे जैसे किसी ने गुस्से में, जब इंसान को बहुत गुस्सा आता है तो सोचे वो नोचने, छींड़ने, फाड़ने, मारने सब कुछ अटेम्प्ट कर लेता है। लेकिन सोचे जब उस मखलूक को गुस्सा है जिसको आप देख भी नहीं सकते, जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उसकी ताकत क्या है, वो क्या हाल करे। ये तो एक वाक्य है एक घर का। ऐसे कई सारे वाक़यात हैं जो मेरी नानी, मेरे नाना, मेरे मामू के साथ पेश आए, जो कि मैं वक्तन फ़वक्तन आप लोगों से डिस्कस करता रहूँगा। खैर जनाब, अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं 021343, दोबारा से बताता हूँ 0213432667 34326676, वो नंबर है जहाँ पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। और देखते हैं कि पहली कॉल पे हमारे साथ कौन है मौजूद। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? हेलो हेलो, चलो जनाब ये लाइन आवाज नहीं आ रही सही, बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो, ग्रेट, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, प्लीज रेडियो सेट बंद कर दीजिए जी। थैंक यू जी। कौन बात कर रही हैं? रोशाने फातिमा। फातिमा साहिबा, कैसी हैं आप? रोशाने। नौशाने जी, नौशाने कैसी हैं आप? मैं ठीक। जी नौशाने, किधर से कॉल कर रही हैं और क्या वाक़या है? कराची से। अच्छा नौशाने, आप बिल्कुल रेडियो पे आ रही हैं, आप फिक्र ना करें, बिल्कुल आप रेडियो पे हैं मौजूद जी। आप प्लीज रेडियो सेट ऑन ना कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।
जी, कोई वाकया है जो आपके साथ आप हमसे शेयर करना चाहती हैं? जी, मेरे टीचर के साथ हुआ था। टीचर के साथ हुआ था? जी। जी बताइएगा। अच्छा, वाकया कुछ ऐसा है कि मेरी टीचर ने मुझे इस तरह बताया था कि एट दैट टाइम वो एक मदरसे में काम करती थी। सही मदरसे में सही। जी, और वहाँ पे डिफरेंट ड्यूटीज हुआ करती थी मदरसे में। हेलो, सही, बोलिए बोलिए। जी, डिफरेंट ड्यूटीज हुआ करती थी, तो उनकी एक स्वीपिंग की ड्यूटी उन्हें फॉर अ डे मिली थी। सही। जी, तो स्वीपिंग करते वक्त जब आप बैकवर्ड मूव करते हैं, अब ये मुझे नहीं पता, ये मुझे भी उन्होंने बताया था। तो स्वीपिंग करते वक्त जब आप बैकवर्ड मूव करते हैं तो उनका ऐसा, उन्होंने मुझे इस तरह बताया कि उनकी टक्कर जब उन्होंने बैकवर्ड मूव करते वक्त उनको कुछ ऐसा फील हुआ कि कोई इंसान से वो टकराई है पोछा लगाते वक्त, स्वीपिंग करते वक्त, क्योंकि वो बैठी हुई थी। तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने देखा कि एक इंसान है जिसका सर नहीं है। सही। जी, तो जाहिर सी बात है जब उनके साथ ये वाकया पेश आया तो बहुत शॉक थी, बट उस टाइम पे उन्हें ना कोई एक दूसरा ऑप्शन नहीं मिला। तो जब वो गई देखने के लिए, दूसरे को बुलाने के लिए, तो एट दैट टाइम तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, वैसा कुछ था नहीं। अच्छा, और ये कौन से मदरसे में थी, आपको कुछ पता है इसका? नहीं, उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया था। लेकिन कराची का ही वाकया है ये? जी, कराची नहीं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। चले जनाब, वो तमाम लोग जो हमारा फेसबुक पे शो सुन रहे हैं, आप लोगों को खुदाफिज कहने का टाइम आ चुका है। अगर आपने पूरा शो सुनना है तो कल तक का वेट करना पड़ेगा, या फिर आपको रेडियो सेट ट्यून इन करना पड़ेगा 103, वरना कल तक का वेट करें। कल हमारे यूट्यूब पे पूरी एक्सक्लूसिव क्या पूरा शो जो है अपलोडेड होगा। चैनल दोबारा से बता देता हूँ, www.youtube.com/minhaj अस्करी हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसके अलावा अगर आपको लेट नाइट हॉरर शो की एपिसोड किसी और चैनल पे मिल रही है तो वो ऑफिशियल चैनल नहीं है। मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है जो अपलोड कर देते हैं, प्लीज़, ये चोरी होती है। आप अच्छे इंसान हैं, मुझे पता है, अच्छी आपकी नीयत है। अगर आप मुझसे पहले पूछ लेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा, बजाय इसके कि मेरे कंसेंट के बगैर मेरे ही प्रोडक्ट, मेरे ही प्रोडक्शन, मेरे ही काम लोग अपने चैनल पे लगा रहे हो। तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर बुरी ना लगे तो मान लीजिएगा। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? हेलो, आपकी आवाज बहुत कट रही है जनाब। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? हारिस बात कर रहा हूँ कराची से। कैसे हैं हारिस साहब? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। हारिस, मुझे आपको एक वाकया बताना था कराची से। जी बताइए। ये कराची के इलाके जाफ्ताबाद में एक स्कूल है जो पहले के जमाने में उसको पीले स्कूल का नाम दिया जाता था। सही। तो वहाँ पर मेरी सिस्टर पढ़ती थी, कजन वगैरह पढ़ती थी, तो उनके वो लोग बताते हैं कि यहाँ पर एक वाकया हुआ था। बहुत सारे वाकयात हुए हैं, बट वाकयात ये होते थे कि अक्सर यहाँ पर लेडीज की छुट्टियाँ मिलती थी, करती थी। सही। और अक्सर यहाँ पर मर्डर होते थे, वॉशरूम में जाती थी, बच्चे वगैरह वॉशरूम में आते थे, तो यहाँ पर ना बच्चे मिलते थे ना कुछ मिलता था, बाकायदा वॉशरूम से खून निकलता हुआ आता था। सही। ये वाकयात हुए। और एक दफा का वाकयात थे, हम गाँव भी गए थे शादी में, काफी टाइम पुरानी बात है। तो वहां से वापसी आ रहे थे, तो वापसी में हमारी गाड़ी खराब हो गई।
तो गाड़ी खराब हो गई, तो वहाँ से हम लोग गाड़ी रुक गई, तो पूरी फैमिली थी हमारी, तो फिर बहुत कोशिश करी कि गाड़ी ठीक हो जाए, नहीं हुई। तो वहाँ पर हमने एक सरकटा देखा जिसका सर नहीं था और वो भगा था घोड़े पर। किस पे था? घोड़े पे घूम रहा था। आपने देखा था ये? जी, घोड़े पे घूम रहा था। तो ये तो स्लीपी हॉलो एक फिल्म आई थी, वैसा सीन हो गया पूरा। लेकिन वो हमने अपनी आंखों से क्यों बात है, वो घोड़े पर घूम रहा था। अच्छा, और ये बताए ना कैसे, कब की, कितने साल पुरानी बात है ये 3-3.5 साल पुरानी बात है। अभी रिसेंटली बात है? तो 3 साल? जी, रिसेंटली बात है ये। अच्छा, और ये एग्जैक्टली किधर आपने बताया मुझे? कोरंगी में किधर? कोरंगी एरिया जो पड़ता है यहाँ पर, इस साइड पर। इंडस्ट्रियल एरिया? जी। अपने इंडस्ट्रियल एरिया तो बहुत बड़ा है ना? जी, लेकिन ये मेरे को भी याद नहीं है सही था ना, लेकिन है ये इंडस्ट्रियल एरिया की बात। और रात का क्या वक्त था? रात का 4:30 बजे का टाइम, 4:30। तो ये भी तो हो सकता है, क्या हो सकता है कोई बंदा घोड़ा चलाता हुआ जा रहा हो और आपको लगाओ कि सर कटा है? नहीं, लेकिन सर नहीं था ना, बाकी नहीं था। एक तो होता है कि इत्तेफाक हुआ था, लेकिन पूरी फैमिली ने देखा। तो सुने, 3 साल पहले तक तो मोबाइल था। जी, 3 साल पहले तक तो मोबाइल था। आपने कोशिश, आपको वो नहीं हुआ कि मोबाइल में फोन निकालूं? उस टाइम दिमाग ही काम नहीं करा कि कुछ ऐसा करें, कैप्चर करें उसको, लेकिन एकदम दिमाग से हो गया था। हाँ, वैसे बात तो सही है, ऐसे टाइम पे जरा दिमाग जो ना बिल्कुल माऊ हो जाता है। खैर, बिल्कुल यही। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था वैसे कि इन्होंने 3 साल पहले, यानी कि 2020 चल रहा है, तो 2017 में कोरंगी इंडस्ट्री एरिया में सर कटा इंसान देखा, वो भी घोड़ा चलाते हुए। सिमिलर जो है वो फिल्म आई थी जो कि HBO पे आए दिन आती रहती है, हो सकता है आप लोगों ने नहीं देखी हो सकता है देखी हो। स्लीपी हॉलो उसका नाम था, जॉनी डेप उसके अंदर थे और उसकी भी कुछ इसी तरह की कहानी थी। खैर, बढ़ते हैं अपने मैसेजेस की तरफ। एहसान का मैसेज आया, वो कहते हैं सलाम मिनहाज, ये वाक़या मेरे मामू के साथ पेश आया था। हुआ कुछ ऐसा था कि जो खुद उन्होंने हमें बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ किराया पार्क में खेलने जाते थे। एक दिन जब वो सब खेल रहे थे तब मेरे मामू एक दरख्त के किनारे पे टेक लगा के बैठ गए। खेल के थक गए थे तो उनकी आंख लग गई और वो उस पार्क में अकेले रह गए। उनको आवाज़ आई कि कोई उनका नाम ले रहा हो। उनकी आंख खुल गई, टाइम देखा तो 12 से ज़्यादा हो रहा था। वो घर जाने के लिए खड़े हुए तो उनको पायल की आवाज़ तेज़ तेज़ आने लगी, जैसे कोई उनकी तरफ आ रहा हो। फिर उनकी नज़र पर पैर पे पड़ी तो वहाँ से एक लड़की उतर के उनकी तरफ बढ़े। जैसे वो करीब आने लगी उसका चेहरा तब्दील होने लगा। मामू की नज़र उसके पैर पे पड़ी तो वो उल्टे थे। जब उन्होंने दोबारा नज़र ऊपर की तो वो बिल्कुल उनके सामने थी। बहुत ज़्यादा काली लाल आंखें और गंदे खुले बाल और भयानक हंसी। मामू वहीं से बहुत तेज भागे। जब वो पार्क के गेट से जंप करके निकले तो पहले से बाहर थे दूसरे मामू। जैसे तैसे वहां से भागने में कामयाब हुए तो उस मखलूक ने कहा कि आज बच गए। उसके बाद घर के दरवाजे पे ही आके वो रुके। चले एहसान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज एंड ईगरली वेटिंग फॉर टुडेज शो, बहुत बहुत शुक्रिया। मदिया सुल्ताना, मेरी आंटी वॉशरूम गई, थोड़ी देर बाद आई, गेट के पास एक आदमी देखा जिसकी बॉडी फुल ब्लैक रंग की, सर नहीं था, गर्दन से एक पता नहीं समझ में आ रहा। अब्दुल शकूर साहब पाक आर्मी से हमें मैसेज कर रहे हैं, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आप बताइए कैसे हैं? आपका शो में कोई दिलचस्प ना मज़ा होता है वक्त और हमारा नींद ख़राब ना करें। क्या आपके शो में कोई दिलचस्प
ना मज़ा होता है वक्त और हमारा नींद ख़राब है ना करें। शकील साहब औरंगी टाउन से। अच्छा जी, मैं चले माजरत आज ही रिज़ाइन करके चला जाता हूँ, शो बंद कर देते हैं आपकी खातिर शकील साहब, आपकी नींद ना ख़राब हो। वैसे दूसरा तरीका है रेडियो सेट बंद कर दें, नींद आ जाएगी आपको। लेकिन अगर आपको इतना बुरा लगता है तो हम आज ही रिज़ाइन कर देंगे। हैप्पी सायरा वेलकम मिनाज, थैंक यू। अयानुल हक बहुत बहुत शुक्रिया। एंड गुलबंगश जो है वो मैसेज करें। चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? जी मिनाज भाई, मैं मोहम्मद साद बात कर रहा हूँ। साद कैसे हैं आप? फेडरल वीडियो, अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अच्छा साद बताइए। आपका शो मुझे बहुत अच्छा लगता है और सर मैं आपको अपने साथ जो पर्सनल किस्सा हुआ था मैं वो आपको सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बताइए, थैंक यू, बताइए सर। तो मेरे साथ हुआ ये था, ये बात है कुछ 2 साल पहले की, 2 से 3 साल, 2016 में। एक्चुअली 2016 में मेरा हुआ था ब्रेकअप। तो आपको पता है कि हम जब टीनेज में होते हैं अपने, तो हम बहुत ज्यादा सुसाइडल हो जाते हैं और इस टाइप के हो जाते हैं। सही। तो मैं भी उसी टाइप का हुआ था। खैर काफी रात को सोया करता था, रात में मैं फजर के बाद सोता था और रात में हम लोग अक्सर फ्रेंड्स बात करते थे, वरना मैं बैठ के मूवीज देखता था या फिर कुछ भी कर लेता था। अच्छा, मेरा जो रूम है वो सबसे पहले गेस्ट रूम मैंने लिया हुआ है। मेरा घर कुछ इस तरह से कि जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो 2 रास्ते अंदर जाते हैं, बीच में टेरेस बना हुआ है, एक जो बाकी घर को जाता है और एक मेरा। सही। तो अब होना कुछ ऐसा शुरू हुआ कि रात के 2:30-3 बजे मेरे डोर पे नॉकिंग होती थी। नॉकिंग होती थी, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि रात के 2:30-3 बजे मेरे डोर पे नॉकिंग होती थी। तो मैं खोल के देखूं और कोई ना हो, और बाहर की जो लाइटें हो वो सारी खुली भी हो। सर मैं वो बंद करूं, दोबारा से आ जाऊं। अच्छा, दोबारा नॉकिंग हो, दोबारा नॉकिंग हो, और मतलब मुझे लगता था कि हो सकता है मेरे साथ कुछ हो रहा हो, पेरेंट्स हो, कोई हो। हालांकि मेरे पेरेंट्स सो जाते हैं 11-12 बजे। आजकल फादर मेरे 1 बजे तक जागते हैं, नहीं तो वो 12 बजे तक वो भी सो जाते हैं। अच्छा, ये काफी दिन तक चलता रहा और मुझे ऐसा लगा कि मेरा ये वहम है या फिर ऐसा कुछ है। एक दिन मेरे दोस्त की कॉलेज, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लोग रात में बात किया करते हैं सारे फ्रेंड्स। तो अब होता ये कि वो मुझसे पूछता है कि साथ रात के 3 बजे डोर पे नॉक कौन कर रहा है, देख तेरे पेरेंट्स तो नहीं है, वो तो सो जाते हैं अंकल आंटी। मैंने कहा कि हाँ यार वो सो रहे होते हैं, मुझे रोज आती है, मैं देखता हूँ। उसने कहा वो भी डर गया। उसने कहा कि यार मतलब वो कॉल पे सुन रहा है इतनी जोर की मेरे डोर पे नॉकिंग हो रही है कि वो कह रहा है कि भाई तू कहाँ है, तू जो ना भाग वहां से, तू जहाँ पे भी है। अच्छा, मैं उस टाइम इतना सुसाइडल हुआ था कि बस सोचता था कि ना बस जो होगा सो हो जाएगा, देख लेंगे और ऐसा वैसा मतलब होता है। तो उस टाइम इतना नहीं था मुझे। खैर कि मेरे साथ खत्म ऐसा हुआ। अच्छा, मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि ये जो चीजें होती हैं, जैसे कि लास्ट टाइम आई थिंक आपके पास कॉलर आए थे, उन्होंने कहा था दीज थिंग्स फीड ऑन योर फेयर। तो अच्छा, ये मेरे साथ चलता रहा। तो एक दिन क्या हुआ कि रात को ऐसे ही मेरा फ्रेंड आया हुआ था और हम लोग बैठे हुए छत पे। तो मेरा जो छत का रास्ता है, हम लोग ऊपर जाके बैठते हैं, तो लकड़ी की सीढ़ियां लगी हुई है और वो ऊपर जा रहा है टंकी की तरफ। सही। तो मैं ऊपर बैठा हुआ और वो स्मोकिंग करता है, तो वो नीचे बैठा हुआ मेरे सामने, क्योंकि बाहर जाहिर सी बात है कोई आके झांक ले सामने वाले घर वालों से तो मुझ पे मेरे पेरेंट्स को बता दें और वो प्रॉब्लम हो जाए। तो खैर वो बैठा हुआ। अच्छा, एक गाड़ी गुजरती है, मैं बैठा हुआ बीच में, गाड़ी गुजरती है नीचे से, जो HIDs है और ऊपर रोशनी पड़ रही है, मतलब कि क्लियरली हम विजिबल होते हैं, हम तक डायरेक्टली मुझ पर हार्श को लाइट पड़ रही और मेरा एक शैडो बन रहा और मेरे शैडो की हो रही आंखें रेड। तो वो भाग के मेरा दोस्त नीचे चले आते हैं, उसने मुझे ऐसा बताया कि अच्छा ऐसा हो रहा है। खैर, तो ये जो ऊपर वाला था ये एक अलग चीज थी और ये जो नीचे वाली है ये एक अलग चीज है। और मैंने कैसे ये आइडेंटिफाई किया कि मैं बिल्कुल सही हूँ, ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो एक दिन क्या हुआ, मैं जल्दी लेट गया इत्तेफाक से 2:30-3 बजे और अच्छा सारी लाइट ऑफ होती हैं। अच्छा, मैं अपने घर पे अकेला लड़का हूँ और मतलब कि मेरी कोई बहन नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है। तो बचपन में भी मामा पापा जॉब पे जाते थे, मुझे अकेले छोड़ के जाते थे और कहीं जाना होता था तो मुझे अंधेरे में और अकेले रहने की आदत है। तो मतलब मुझे इस वजह से इतना डर नहीं लगता इन चीजों से। तो मैं रात में वॉशरूम जाता हूँ, ये पानी पीने जाता हूँ फ्रिज तक, तो मैं नहीं लाइट्स ऑन करता। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं गया पानी पीने फ्रिज तक, अपने डोर से निकला, दूसरे डोर से अंदर गया। अब हमारे ऐसे कि बाहर एक ग्रिल लगी हुई है जिसे खोल के ऊपर आते हैं।
बाहर स्ट्रीट लाइट जल रही ऑरेंज कलर की, सिर्फ जिसकी लाइट मेरे घर तक आ रही, बहुत तेज स्ट्रीट लाइट जिसकी लाइट मेरे घर के अंदर तक आ रही। तो अब मैं जब हल्के हल्के बाहर आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो जो मेरा ग्रिल है उसके बाहर एक औरत खड़ी है जिसने काले कपड़े पहने और उसके जो बाल हैं वो सारे उसके मुंह पे हैं, कि उसकी शक्ल नजर नहीं आ रही। तो मैं देखता हूँ और मैंने ये सोचा कि क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि मैं सुसाइडल हुआ था, तो मैंने सोचा कि यार ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगी, मार देगी, चलो चलते हैं। तो मैं वहां से गया, वो गायब हुई और उस दिन से आज तक मेरे गेट पे नॉकिंग नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद ये पिछले साल की बात है, मैं छत पे जॉगिंग कर रहा था, वो जो रेड आप आंखों के बारे में बताया था कि ऊपर जाते हैं तो वहां से एक चीज है जो लटक के जो है ना मुझे यूं करके लटकते हुए देखती है बाहर की तरफ, और उसकी आंखें लाल हो रही हैं, उसका चेहरा अजीब सा है जिसे मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, ऐसा लग रहा है जला हुआ चेहरा है और उसकी आंखें बिल्कुल रेड शाइन कर रही हैं। तो मैं जॉगिंग करते करते मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी, क्योंकि लास्ट टाइम से मैंने सबक ये सीखा था कि अगर आप इन चीजों से डरेंगे तो ये चीजें आप पे हावी हो जाएंगी। और मुझे ये पता कैसे चला कि ये दोनों असली में जिन है, ये मुझे ऐसे पता चला, मेरा एक दोस्त है वो रहता है शाह फैसल कॉलोनी में, तो उसके ऊपर बेसिकली उसके ऊपर जिन था और उसका एग्जॉर्सिज्म भी हुआ है। मतलब वैसे नहीं, उसकी मौलवी साहब आते थे और वो उनकी जो छोटी पिंकी फिंगर है इसको प्लास से दबाते थे और उसने मौलवी साहब को बहुत मारा पीटा भी। खैर अब वो ठीक है, लेकिन उसकी आंखों से पर्दा हट चुका है और उसे ये सारी चीजें लाइव ये चीजें दिखती हैं उससे बाकायदा। तो हम लोग गए हुए थे लास्ट बारबेक्यू में। अच्छा, उन लोगों को इस किस्से के बारे में नहीं पता, वो मेरे दूसरे दोस्त हैं। तो खैर वो बता रहा कि जो ना हम लोग, अच्छा रात में बारबेक्यू होती है, आपको पता है फ्रेंड्स बैठे हुए होते हैं, उसका घर भी ऐसा है कि उसके सामने एक स्कूल है जो बहुत बड़ा है, खाली पड़ा है, और कहते हैं वहां पे सिर्फ जिन रहते हैं और कोई भी नहीं। तो खैर वो मुझे बताता कि हम सबको बताता कि एक औरत है, मैं रात में अक्सर निकलता हूँ तो वो काले लिबास पहने हुए होती है और उसके बाल पूरे उसके मुंह पे होते हैं, और जो है ना वो सीढ़ी से गुजर रही होती है, तो मैं साइड पे हट जाता हूँ कि वो चली जाए, क्योंकि उसके लिए रोज का है, वो रोज देखता है। उसने मुझे इसके बारे में भी बताया, सरकटों के बारे में, कि हमें एक्चुअली लगता है कि सरकटा कोई भूत है फिर कुछ है। कहता है ऐसा नहीं होता, एक बार उसे बाहर औरत दिखी और वो गया। तो खैर चलें, ये तो किस्सा अलग है, लेकिन उसने बताया जो सबसे खौफनाक जिन होता है वो होता है, कहता है रेंगने वाला होता है, जो रेंगता है। और जो मुझे छत पे दिखा था उसने वैसी सूरत उसकी डिस्क्राइब की और उस औरत की उसने ऐसी सूरत डिस्क्राइब की। तो ये एक्सपीरियंस था मेरा। और कमरे में आयतल कुर्सी लगी होती है तो मुझे काफी बेटर फील होता है, कि मतलब काफी अच्छा फील होता है कि मैं सेफ हूँ, और अल्लाह का शुक्र है उसके बाद से कुछ भी नहीं हो। चले, बहुत बहुत शुक्रिया साद आपका, थैंक यू सो मच। मिनाज भाई, आपका शो मैं रोज देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्लीज ऐसे ही करते हैं। थैंक यू सर, आप बहुत जो ना अच्छा लगता है, रोज सुन रहा होता हूँ। थैंक यू सर, अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, आई होप यू डूइंग वेल। मुझे आपसे एक हॉन्टेड स्कूल के बारे में बताना है जो कि कोरंगी दारुल उलूम की तरफ है और बहुत मशहूर भी है। नाबीना स्कूल के नाम से जी यही स्कूल है जिसमें गूंगे बहरे बच्चे पढ़ते थे, और काफ़ी साल पहले इस स्कूल में उन बच्चों समेत आग लगा दी गई थी, जिसके बाद उसको दोबारा बनाया गया और अब उसका नाम गवर्नमेंट सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल रखा है। जब वो बन रहा था 2013 में, तो वहाँ काम करने वाले लोगों के साथ काफ़ी हादसे पेश आए, जिसकी वजह से काम रोक दिया गया। वहाँ की एक लैब है जहाँ अंदर से कुंडी लग जाती थी और उधर गर्ल्स के वॉशरूम जाना भी सही नहीं था। जब भी कोई लड़की वॉशरूम जाती तो उसको कुछ ऐसा नज़र आता जिससे वो बेहोश हो जाती। मेरी कज़न बताती है जो उसी स्कूल में पढ़ रही थी कि जब आए दिन कोई ना कोई लड़की बीमार हो जाती है, और एक दफ़ा एक लड़की की गर्दन पूरी पीछे घूम गई थी और उसके हाथ पांव भी उल्टे हो गए थे। इसके बाद वो लड़की दोबारा नज़र नहीं आई। मैं आपको साथ ही साथ बताता चलूं कि जिस जगह पर स्कूल मौजूद है, इसके साथ के एरिया मार्केट और पार्क भी है। पार्क के अंदर एक शादी हॉल है जिसकी दीवार स्कूल से मिलती है, जहां दुल्हन और
पिच्चल पैरी जैसी मखलूक भी लोगों को नज़र आ चुकी है। ये पूरा एरिया हॉन्टेड है। यहाँ ऐसे वाक़यात होना आम सी बात है। मगरिब के बाद वहाँ से कोई गुज़र नहीं होता और दिन के वक्त भी बहुत कम चहलकदमी होती है। आपको और बाकी डिटेल्स भी शेयर करूँगा फ्रॉम मलिर। हसीब हैं जिन्होंने ये वाक़या हमसे शेयर किया है और ये कोरंगी 5 दारुल उलूम की तरफ। चलें जनाब, अगर वहाँ के लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आप लोग अपने SMS भेज के हमें बता सकते हैं कि क्या ऐसा ही है, ऐसा कोई स्कूल वहाँ मौजूद है जिसमें ऐसा कुछ हुआ है वाक़या। अपने SMS आप लोग भेज सकते हैं 6278 पे KHI टाइप कीजिए, अपना मैसेज लिखिए और भेज दें अपना पैगाम 6278 पे। आज 3-4 लोगों ने मुझे जो है वो ऑडियो नोट्स भेजे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मैं USB लाना ही भूल गया, तो वो मेरे उस USB में पड़े हुए। तो फिक्र ना कीजिएगा, इस हफ्ते जो है YouTube वालों के लिए एक स्पेशल एपिसोड अपलोड होगी, एक एक्सक्लूसिव एपिसोड होगी फॉर YouTube ओनली, तो वो उसके अंदर हम अकोमोडेट कर लेंगे। बढ़ते नेक्स्ट ईमेल की तरफ। सलाम मिनहाज, दिस इंसिडेंट हैपेंड विद माई मामी एंड माई कज़न। व्हेन माई कज़न वॉज 5 years old, she was not able to speak words and talk easily. So one day everyone was sitting in their lounge like my nani and all mommies and cousins who were playing over there as there was no light due to load shedding. So suddenly one of my cousin who was 5 years old started staring towards the drawing room. When all noticed her and asked her what happened, she replied that someone is sitting over there and that thing is calling her towards drawing room. Everyone ignored it as she was just a little kid. After some days when everyone was sitting together in their lounge again due to no electricity, she suddenly said that one of my mamu had arrived and went towards his room. She called him loudly, Chachu, Mamu, as she is attached with him so much that the interesting part is that my Mamu was not in the house. Yet he was out due to some work, and after an hour he came back. There are a lot of incidents that happened at my Nani's house which I will discuss later. अनस कामरान है जिन्होंने ये अपनी ईमेल मुझे भेजी। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती अंग्रेज़ी में पढ़ने में, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये मुतालबा करते हैं कि प्रोग्राम चूँकि उर्दू में होता है, प्रोग्राम पाकिस्तान में होता है, तो उर्दू में ही बोल दिया करें। तो जो भी लोग अंग्रेज़ी में अगर कोई ईमेल लिख के भेज रहे हैं तो वो उर्दू में लिख के भेज देंगे तो आसानी हो जाएगी मेरे लिए। खैर, बढ़ते नेक्स्ट ईमेल की तरफ। सलाम मिनहाज, मेरा नाम जुल्फ़िकार है और मैं कराची से मेल कर रहा हूँ। आपका शो बहुत अच्छा है, मैं अपनी बेटी के साथ सुनता हूँ। खैर, मैं एक वाक़या शेयर करना चाह रहा था। वाक़या कुछ ऐसा है कि हमारे मोहल्ले में एक रिक्शा ड्राइवर रहते हैं, मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। ये वाक़या उनके साथ पेश आया। एक रात वो 2.5 नंबर कोरंगी की शादी हॉल्स के करीब खड़े थे। शायद कोई सवारी मिल जाए, मगर सवारी ना मिली तो वो लांडी की तरफ चल दिए। रात के 2 बजे थे तो रास्ते में एक फैमिली ने हाथ से रोका, जिसमें 2 बच्चे और मुझे और मियाँ बीवी शामिल थे। उन्होंने रिक्शा रोक दिया तो जो वो आदमी आगे आया और कहा कि हमें नवी की तरफ जाना है। नवी एक जगह है, यहाँ बहुत सुनसान एरिया है। एक्चुअली वहाँ नेवी के लोग फौजी पहरा दिया करते थे पहले, अब नेवी के इलाके के नाम से मशहूर हो गया। अलबत्ता नेवी, उस आदमी ने पैसे वगैरह मालूम किए और रिक्शे में बैठ गए। रास्ते में वो फैमिली एक दूसरे से बातें कर रही थी, जो अमूमन लोग करते हैं ट्रैवलिंग में। कभी बच्चे एक दूसरे से लड़ते तो कभी मियाँ बीवी आपस में इधर उधर की बातें करते। कुछ दूर जाके नेवी से पहले एक करबला का मैदान मशहूर है। वो मैदान जैसे ही शुरू हुआ
तो बातों की आवाज़ आना बंद हो गई। जब रिक्शा ड्राइवर ने पीछे देखा तो पीछे कोई भी नहीं था और दूर दूर तक अंधेरा था। एक बंदा भी खड़ा नज़र नहीं आ रहा था। उन्होंने फ़ौरन कुरान शरीफ की आयतें पढ़ना शुरू की और वहाँ से निकल गए। और ये वाक़या अब मज़ीद 2-3 ड्राइवर्स के साथ भी पेश आ चुका है, इसलिए अब कोई रिक्शा ड्राइवर वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मैं तारिक रोड ब्लॉक 2 में रहता हूँ। मेरा नाम मेंशन नहीं करेगा। एक दिन मैं अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेल के ग्राउंड से वापस आया था अपने घर। उस वक्त लाइट नहीं थी और मगरिब का वक्त हो चुका था। मैंने अपने बाबा से की लेकर घर पे एंटर हुआ तो स्टेयर्स पे बहुत अंधेरा था और मुझे उस वक्त काफ़ी डर भी लग रहा था। अल्लाह का नाम लेके मैंने सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू की और आधी स्टेयर्स पे चढ़ के जब मैंने लेफ़्ट की तरफ देखा तो जो मैंने देखा था उसको देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आई सॉ अ गर्ल जो मेरे स्टेयर्स पे बैठकर मुझे देख कर हंसना शुरू हो गई। मैं ना चाहते हुए भी मुझे उससे आई कांटेक्ट करना पड़ा। उसकी आंखें बिल्कुल रेड थीं और फिर वो मुझे देखकर रोना शुरू हो गई और मेरी तरफ बढ़ना शुरू हो गई हंसते हंसते। वो लड़की मेरे पास आने लगी और उस वक्त मैं अपनी स्टेयर से भाग निकला। बाहर गया तो सब नॉर्मल था। मुझे 104 बुखार भी हो गया था एंड आई नियरली फेंटेड। उसके बाद से मेरे वालिद ने मुझे तसल्ली दी और अब मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होता। आई टू नोटिस्ड दैट द गर्ल्स आईज वर ब्लीडिंग। है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों के मैसेजेस का। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जितने भी बहुत सारे लोग या जितने भी वाक़यात मैंने आपको सुनाए होंगे, अब उसमें नोट करें कॉमन फैक्टर है या तो किसी ने काले कपड़े पहने होंगे या बाल बिल्कुल मुंह पे पड़े हुए होंगे या फिर आंखें लाल होंगी। अब ये कोई हमें मुफ्ती साहब या आलिम दीन साहब बता सकते हैं इसके बारे में तफसील से कि आखिरकार ये जो मखलूक है ये किस तरीके से क्या फिगर, क्या फॉर्म, किस तरह के शेप में होती है और ये लाल आंखें, काले बाल, काले कपड़े, ये क्या किस बात की निशानदेही करते हैं। एक और ईमेल की तरफ बढ़ते चले, बल्कि ईमेल से हटके हम अब कॉल की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। दोबारा से नंबर रिपीट कर देता हूँ 0213-432-6675 432-6676। हेलो जनाब, फोन करते हैं और जब हेलो बोलो तो लाइन कट जाती है जबरदस्त। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम महनाज भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात करे? राव फरहाद बोल रहा हूँ सर। राव फराज फरहाद अहद। हेलो 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 जी आवाज आई? जी राव साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, आप सुनाएं। बस आप क्या करते हैं राव? सर मैं सिक्योरिटी कंपनी में था, पहले एक छोटा सा वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। अभी तो खैर प्राइवेट कंपनी में हूँ। पहले सिक्योरिटी कंपनी में क्या एज अ गार्ड थे या दफ्तर के अंदर थे? जी मैं गार्ड था पहले, जो सिक्योरिटी कंपनी की स्क्वाड की मोबाइल नहीं होती उसके साथ। अच्छा, चले बताइए। वाक़या ये था कि हमने सुपरवाइजर होता था, मतलब एक गार्ड होता था, एक ड्राइवर होता था। गार्ड में होता था, पीछे हम बैठे होते थे ना। तकरीबन हमें ऑर्डर था कि 8 घंटे की ड्यूटी में अपने 3 राउंड लगाने हैं दूसरी कंपनी के। सही बोलिए जी। ये हमें ऑर्डर था कि 3 राउंड लगाने हैं। तकरीबन एक राउंड हम 12 बजे पूरा करके आ गए थे, तो दूसरे राउंड के लिए जा रहे थे 2:30 बजे तकरीबन रात के।
जा रहे थे तकरीबन, तो जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, जैसे पुलिस की वैन होती है ऐसी एक वो वैन थी हमारे पास, उन्होंने दी हुई थी कंपनी वालों ने। तो जैसे स्टार्ट की ना, मैंने टर्न किया ना जैसे रोड पे उस जाने के लिए, मतलब जैसे उसने सुपरवाइजर से मैंने बोला सर ये देखिए सामने कोई लड़की खड़ी हुई है, बिल्कुल पैंट शर्ट में, जैसे ब्राउन रंग की आजकल की लड़कियां जो नहीं होती, बैग लटकाए हुए ये वो रहा। तकरीबन जैसे ही हमने टर्न की, लाइट पड़ी, बिल्कुल नजदीक गया तो अचानक गायब हो गई। अच्छा, बस यही था कि और ये किधर हुआ था वाकया? ये लांडी इंडस्ट्रियल एरिया में, यूनिस टेक्सटाइल में। चले, बहुत बहुत शुक्रिया राव साहब, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। चले जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे? सर मैं PCHS ब्लॉक 6 से बात कर रही हूँ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया है। जी सोनिया, क्या वाकया पेश आया आपके साथ जो आप शेयर करना चाहेंगी? सर इसलिए मैं रहती थी टनू मोहम्मद खान में ना, वहाँ पर मेरे फादर का घर है। सही। तो शादी से पहले रमजान का महीना था, तो मैं सहरी करके सो गई। उसके बाद मेरी आँख खुली फजर के टाइम ना, तो मैंने फील किया कि मेरा बेड हिल रहा है, बट रूम में सिर्फ मैं अकेली थी। तो मैं समझी शायद कोई जलसा आया है। मैंने ये सोच के फर्श पे पैर रखा, लेकिन फर्श नहीं हिल रहा था, बेड मुसलसल हिल रहा था। तो मैं काफी अपसेट हो गई, बिकॉज आई एम ब्लाइंड पर्सन। तो सर मैं काफी कंफ्यूज हो गई। काफी देर तक मैंने इस चीज को नोटिस किया, फिर मैं वहां से उठ के नीचे चली गई। बट मैं बहुत ज्यादा डर चुकी थी, बहुत डरी थी। नीचे मेरी अम्मी नमाज पढ़ रही थी, उन्होंने जब मुझे इस तरह देखा तो वो खुद भी मतलब वो कहीं कहती है आप अकेली क्यों ऊपर सोई हो। तो मैंने कहा मेरे साथ कभी ऐसा सीन नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। और सर फर्स्ट टाइम ऐसा ये हुआ कि मैं सहरी के बाद कभी सोती नहीं हूँ, उस दिन मेरी आंख लग गई। अच्छा, बस ये आपका वाकया था? ये हुआ था मेरे साथ। तो इसमें और मतलब कभी कभार मेरे साथ ये होता है कि मैं अकेली बैठी होती हूँ तो मुझे कोई शेडो फील होता है अपने आसपास ना, मैं परछाई देख लेती हूँ ना, तो ऐसा फील होता है कि कोई शेडो है मेरे साथ ना, बट मुझे नहीं पता कैसा क्यों होता है, आई डोंट नो। और आपने ये कहा था कि आपको कम दिखाई देता है? सर टोटली ब्लाइंड। आप बिल्कुल ही आपको नहीं दिखाई देता, तो आपको शेडो कैसे दिखाई देता है? सर मैं परछाई फील करती हूँ। जी सर आई एम फील इट, सर मैं फील कर सकती हूँ। अच्छा, यस सर। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोनिया, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। चले जनाब, पढ़ते अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मेरा नाम ऑनर नहीं लीजिएगा। मैं पुलिस में जॉब करता हूँ एज एन ASI। ये वाक़या 2018 का है। मेरी ड्यूटी लगी हुई थी सक्कर के एक गांव है कंधारा या कंधरा, वहाँ पे मैं और मेरे साथियों की ड्यूटी थी। हमें वहीं मकामी इलाके का एक कच्चा मिट्टी गड़े का बना हुआ घर रहने के लिए दिया गया था। जिसका वो घर था उसने एक रूम की तरफ इशारा करके कहा कि ये रूम बंद होता है, इसमें हमारा सामान है, ऐसे नहीं खोलिएगा। हमने ओके कहा। मैं और मेरे साथी सो रहे थे कि अचानक रात को मेरी आंख खुली पानी पीने के लिए। 3 बजे का टाइम होगा, घर में अंधेरा था, लाइट्स भी बंद थी कि अचानक मेरी नज़र वहीं उस बंद कमरे पर पड़ी। तो उस दरवाजे में एक सुराख था जहां से रोशनी बाहर आ रही थी। मैंने देखा लाइट्स तो बंद हैं, फिर ये रोशनी कैसी? तो उस सुराख में से जब देखा तो वहां बाकायदा किसी की शादी हो रही थी और ढोल बज रहे थे, नाच रहे थे, बहुत खुश थे, खाने के बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही थी और लग रहा था कि ये हिंदू हैं। मैं वहां से देख भी रहा हूँ, आयतुल कुर्सी भी पढ़ रहा था कि अचानक ही वहां अंदर से आवाज आई, वो देखो दरवाजे पर कौन है। बस वहीं
दारे थे कि सब कुछ एकदम से गायब हो गया। सुबह जब मैंने घर के मालिक से पूछा कि इस कमरे में क्या है जो छुपा रहे हो, उसे बताया कि ये घर काफ़ी अरसे से भारी है और यहाँ दीवान यानी हिंदू जिन आबाद हैं और वो किसी को नुकसान नहीं देते। बस एक यही रूम है जो उनके कब्जे में है, बाकी हम सब कभी कभी इस घर में जाते हैं। बस फिर तो हम उसी दिन घर खाली कर दिया और मस्जिद में जाके 2 दिन मज़ीद ड्यूटी की गुजारे क्योंकि कोई और हमें रहने के लिए जगह नहीं दे रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप मुझे अगर बताना पसंद करेंगे कि ये एग्जैक्टली कौन सी लोकेशन है और अगर आप मुझे लेके जा सकते हैं या फिर कोई हमारा ऐसा बंदा अभी प्रोग्राम सुन रहा हो जो सक्खर आता जाता रहता हो, तो हम एक ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं कि हम यहाँ से सक्खर जाएं और देख के आएँ कौन सी जगह थी। और अगर साहब जी आप पुलिस वाले जिन्होंने ईमेल की है, अगर आप साथ जाना चाहें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और हम उस जगह को भी ढूंढेंगे जिसके बारे में मैंने लास्ट शो में या उससे भी लास्ट शो में बताया था। सक्कर से आगे एक जगह थी जहां मुझे भी एक मैंने वाकया शेयर किया था, अगर आप लोग को याद हो। चलो जनाब बढ़ते हैं नेक्स्ट ईमेल की तरफ। फ़हाद ने जो हमें भेजी है, कहते हैं सलाम भाई, मेरा नाम फ़हाद है, मैं आपसे अपना वाकया शेयर करूंगा। ये वाकया 2018 दिसंबर का है। मैं अपने कज़न के घर गया हुआ था जो गुलिस्तान जौहर के एक अपार्टमेंट में रहता है। वाकया कुछ इस तरह पेश आया कि मेरे कज़न रात को बाहर से डिनर करके घर आए और डिसाइड करने लगे कि कौन सी मूवी देखें। अच्छा, मेरे चाचा और चाची आउट ऑफ कंट्री थे, तो हमने लेट नाइट मूवी देखने का डिसीजन लिया और फिर प्ले स्टेशन पर गेम्स खेलने लगे। रात हुई, मूवी देखी और रात को सोते सोते 2 बज गए। मेरे कज़न फौरन ही सो गया। मैं सेल फोन यूज़ करने लगा। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई किचन में डिस्पेंसर से पानी भर रहा हो, क्योंकि डिस्पेंसर रूम के बाहर ही रखा था और सर्दियों में आवाज़ भी साफ आती है। उस वक्त मैं काफ़ी डर गया था। कज़न को उठाने की कोशिश की बट वो काफ़ी गहरी नींद सो रहा था। थोड़ी देर बाद किचन में दराज खुलने की आवाज़ आई और लगा जैसे कोई चमचा वगैरह हिला रहा हो और साथ ही दोबारा डिस्पेंसर से पानी भरने की आवाज़ आने लगी। मैं बहुत डर गया था। मैं उठ गया। मैंने खौफ से जोरदार और गुस्से से चीख निकाली, कौन है? सब अचानक रुक गया। मेरा कज़न भी उठ गया मेरी चीख से और उसने उठकर रूम की लाइट्स खोली। मैं उसको लेकर रूम से बाहर आया तो मिनहाज, आप यकीन नहीं करेंगे, डिस्पेंसर से किसी ने पानी भरकर ग्लास वहीं रखा हुआ था। किचन में दराज खुली हुई थी और स्पून्स फैले हुए थे। मैं और मेरा कज़न पूरी रात सो नहीं सके थे। मेरे कज़न वहीं पिछले 7 साल से रह रहे, लेकिन वहां पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। अच्छा, चले फहद ने हमें उस अपार्टमेंट का नाम भी बताया, लेकिन मुझे लगता है कि गलत बात हो जाती है नाम लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग और भी उधर रह रहे होंगे, वो कहीं वो ना डर जाए। लेकिन फहद, पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि शायद घर में कोई डाकू घुसाया हो, चोर घुसाया हो। मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे ही हुआ होगा। हो सकता है कोई ऐसा कोई चक्कर भी तो हो सकता है। माय नेम इज़ बशीर, मैं कोरंगी नंबर 6 में रहता हूँ। नाबीना स्कूल वाली बात सच है और कई वाक़यात ऐसे हुए हैं। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सलाम भाई, ये इंसिडेंट मेरी दादी के साथ हुआ था। वो बहुत नमाज दुरूद वाली थी, हर टाइम अल्लाह का विर्द करती रहती थी। एक दिन वो एज यूजुअल सोने से पहले अल्लाह का कलाम पढ़ के सो गई। रात के बीच में किसी बंदे ने आके उनको उठाया और ज़ोर से उसे बोला कि चलो। अब ऐसा होता है कि जब आप गहरी नींद में होते हैं
तो आप अपने सेंसेस में नहीं होते। मेरी दादी ने नींद से उठ के एज इट वाज हर सडन रिएक्शन कि मैं क्यों चलूं। थोड़ी देर के बाद जब मेरी दादी सेंसेस में आई तो फिर शी रियलाइज्ड व्हाट हैपेंड, तो मेरे भाई का हाथ पकड़ के सो गई। उन्होंने उसकी शक्ल तो नहीं देखी बट गेटअप एक वाइट कपड़ों वाला था। ये इंसिडेंट मेरी दादी के इंतकाल से 1 साल पहले हुआ था। प्लीज डोंट मेंशन माय नेम। चलें जी, खैर जनाब, आज ईमेल्स और कॉल्स की तरफ मज़ा आ रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो हेलो, चले जी, हेलो हेलो, चलिए कोई बात नहीं, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं फातिमा बात कर रही हूँ कुरंगी से, कराची कुरंगी से। अच्छा जी फातिमा, ये बात दुरुस्त है, ये कोरंगी पे अभी मुझे एक ईमेल आई थी। एक्चुअली मिराज भाई, हमें तो अभी सिर्फ 3 साल हुए हैं इधर शिफ्ट हुए। इससे पहले हम किसी और इलाके में रहते थे, तो मुझे इतना डिटेल नहीं पता यहाँ के बारे में। हमें इतना पता नहीं है कि क्या क्या चीजें हैं यहाँ। अच्छा, आपके साथ क्या वाकया पेश आया? हमारे साथ, हम जिस घर में पहले रहते थे वहाँ तो बहुत सारे 20 साल हम उस घर में रहे, और 20 साल में कोई एक दिन ऐसा नहीं था जब हमारे साथ कुछ ना कुछ हो ना रहा हो। अच्छा, किधर रहते थे आप लोग? वो हेलो, किधर रहते थे आप लोग? जी वो महमूदाबाद की तरफ हमारा अपना घर था, लेकिन बहुत मसले मसाइल उसमें इतने ज्यादा हुए कि इतने वाकयात इतने कि शायद पूरी जिंदगी गुजर जाए सुनाते हुए। हर आए दिन हमारे साथ वहाँ कुछ ना कुछ हो रहा होता था, और हम बड़ी मुश्किल से, मतलब बड़ी ही कोशिशों से उस घर से निकले, क्योंकि वो ऐसा था कि उसे निकला भी नहीं जा सकता था, कि ना वो बिकता था ना उसका कोई, बहुत मसले मसाइल थे वहाँ। तो बताएं ना, कोई वाकया बताइए। एक वाकया मैं आपको बता देती हूँ अभी, क्योंकि टाइम जाहिर है आपके पास कम होता है। तो एक मैं आपको वाकया बता देती हूँ कि ये मुहर्रम के दिन चल रहे थे, तो रात को टीवी पे मजलिस में और मेरी सिस्टर जो है वो रात को बैठे हुए देख रहे थे। तो वो उठी है और उसने मुझे कहा कि मैं जो रूम में जा रही हूँ तो मैं फ्रिज से जूस लाती, तो मैं लाके दूँ? तो मैंने कहा हाँ मुझे भी ला दो। तो वो अंदर कमरे में गई है, और कमरे के दरवाजे पर ही जैसे वो पहुंची है तो उसने एक चीख मारी है। तो मैं भाग के गई हूँ पीछे के, तो मैं गई हूँ तो वो दरवाजे पर ही खड़ी थी। तो मैंने उससे कहा कि क्या हुआ? तो कहती है कि मैं जब दरवाजे पे आई हूँ तो मैंने देखा कि फ्रिज खुला हुआ था, और जो है रूम में तो जाहिर कोई नहीं था, क्योंकि हम दोनों तो बाहर बैठी हुई थी, टीवी देख रही थी, और वो हम दोनों का ही रूम था। तो फ्रिज खुला हुआ था, और फ्रिज के सामने वो कहती है कि एक कोई ऐसी चीज खड़ी हुई थी कि ना वो बिल्ली थी और ना वो शेर था, मतलब वो कोई इस टाइप की ऐसी कोई मखलूक थी। अच्छा। तो जैसे कि वो बिल्ली से बड़ी थी लेकिन वो शेर से छोटी थी, लेकिन था वो शेर, लेकिन वो था छोटा। तो ये इसने जैसी चीख मारी तो वो पलटा है पीछे और वो भागा है इसकी तरफ। तो वो अब उसको क्योंकि रास्ता नहीं मिल रहा, रास्ते में दरवाजे में तो ये खड़ी हुई थी, तो वो ना इधर थोड़ा सा कहती है कि वो मेरी तरफ आया, फिर वो साइड पे और गायब हो गया। तो मैंने कहा अच्छा। फिर हमने, क्योंकि हमारे साथ ये तकरीबन रोज ही की बात होती थी, कभी कोई बच्चा सीढ़ियों से उतर के आ रहा है, कभी कोई रात को चल रहा है, कभी कोई किसी के पाँव की तरफ खड़ा है, कभी भाई रात को उठा उसने देखा मैं लेटी हूँ, मेरे पाँव की तरफ कोई औरत बाल, लंबे बालों वाली बाल बिखराए खड़ी है, कभी कुछ, कभी, मतलब ये एक रूटीन की हमारी हो गई थी बात। हम इसको अब ज्यादा वो नहीं करते थे। तो फिर उसके बाद फिर मेरी एक फ्रेंड है, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा इस तरह, तो उन्होंने कहा कि भी तुम ना पानी भर के अपने रूम में रखा करो, ये जो कोई भी चीज थी ना ये अच्छी चीज थी, और ये तुम लोगों की ना हिफाजत के लिए आई है, वो जो नेगेटिव चीजें तुम्हें परेशान कर रही है उनसे हिफाजत के लिए आई है। तो खैर तो फिर उसके कुछ दिन बाद, उसके 3-4 दिन बाद ऐसा हुआ कि हम रात को सो रहे थे, अपने सो तो नहीं रहे थे, मतलब अपने अपने रूम में थे सब। तो इतने में अचानक से ना बहुत ज्यादा चीख पुकार ऐसे की आवाज आई है कि जैसे कोई 2 चीजें और वो आपस में लड़ रही हैं बहुत जोर से और चीख रही हैं, कोई 2 जानवर हैं। तो इतने में मैं उठ के भागी हूँ, मेरे अब्बू, हम सब
कि सीढ़ियों से आवाज आ रही। तो हम जैसे सीढ़ियों पर के करीब ही अभी गए होंगे कि हमने देखा कि उसी तरह के दो जानवर, वही शेर टाइप के दो शेर, वो आपस में गुत्थम गुत्था है और वो सीढ़ियों से लुढ़कते हुए, जैसे कि लड़ते हुए गुत्थम गुत्थम वो नीचे की तरफ आ रहे हैं और वो चीख रहे हैं जोर जोर से जैसे एक दूसरे पे। और हेलो जी बोलिए। जी तो वो जैसे ही हमने देखा तो मैं तो जाहिर है मेरा डरना या मेरी सिस्टर का या हमारा तो बनता था, मेरे अब्बू आगे बढ़ते हुए वही रुक गए क्योंकि हम हैरान परेशान हो गए कि ये क्या चीज है, क्योंकि हमने ऐसा देखा नहीं पहले ऐसा कोई जानवर। तो फिर ना जैसे थोड़ा संभले ना कि वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते गिर के हमारे पाँव के मतलब करीब यूं थोड़ा आगे आके गिरे हैं वहां जहाँ सीढ़ियां एंड होती हैं। तो अब्बू मेरे आगे बढ़े कि मैं इनको मारूं भगाऊं कि क्या चीज है ये, क्यों शोर मचा रहे हैं इस टाइम। तो जैसे बढ़े हैं ना तो उनमें से एक जो था उसने ना उसको छोड़ दिया जिससे वो लड़ रहा था और उसने अब्बू की तरफ यूं दोनों हाथ अपने सामने वाले हाथ यूं टिका के, मुझे आज भी याद है, और उसने ऐसे गुस्से से अब्बू की तरफ देखा कि जैसे और चीखा है कि जैसे रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। और हम वहीं यूं रुक गए, बस हम साकित हो गए तीनों लोग जो हम थे, हम ऐसे कि ये क्या चल रहा है। और वो फिर ऐसा हुआ कि जैसे उसने अब्बू को धमकी दी ना ऐसे कि जैसे रुक जाओ वहीं, तो वो जो नीचे वाला था ना वो उसने भागने की कोशिश की है, उसको छोड़ा है इसने। तो उसने जैसे भागने की कोशिश की तो ये भी उसके पीछे भागा है और वो फिर दोबारा सीढ़ियों की तरफ भागा है और ये जो पिछला वाला था ये भी उसके पीछे भागा है और ये दोनों ऊपर भाग गए। और हम काफी देर वहीं सट्टे में खड़े रहे कि ये क्या चीजें थी, ये क्या था, इतनी बड़ी बिल्लियां या इस टाइप की बिल्लियां वगैरह हमने तो पहले मतलब ये क्या था। और उसने जिस तरह डराया है तो हम तो डर गए हैं कि जैसे उसे समझ आ रही है, मतलब कि हम समझ गए हैं कि किस तरह हमें डरा रही। तो फिर वही मैंने अपनी फ्रेंड से दोबारा जिक्र किया, उन्हें कॉल की क्योंकि वो इस बारे में थोड़ा बहुत जानती हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक नेगेटिव चीज थी और एक पॉजिटिव थी। तो वो नेगेटिव तुम लोगों पे हमला करने आई थी, तो पॉजिटिव जो है वो तुम्हें बचा रही थी उससे, और वो ये चाहती थी कि तुम बीच में ना पड़ो, तुम लोग मत पड़ो, हम निमट रहे हैं इनसे। क्योंकि वहाँ हमारे घर बहुत मसले मसाइल थे, नेगेटिविटी बहुत भेजी हुई थी हम पर, और उसके अगेंस्ट जो है पॉजिटिविटी हमें बचाती थी वहाँ। बस ये 20 साल ये चलता रहा है हमारे घर में वहाँ। और क्या ऐसा कुछ हुआ जो आप बताना चाहेंगी, अगर बता सके तो? बहुत कुछ मिनाज भाई, बहुत कुछ। हर आए दिन ऐसा होता था कि आप सो रहे हैं, कोई आपका गला दबा रहा है आके, और मतलब कभी मैं नमाज पढ़ रही होती थी अपने रूम में तो मैं देखती थी, क्योंकि मुझे मेरी फ्रेंड ने ही एडवाइस किया कि तुम रूम में एक छोटा सा अलम रखो और पॉजिटिव चीजें आएंगी वो तुम लोगों को बचाएंगी इस नेगेटिविटी से और सबसे। तो वो हमने रखा, तो वहीं मैं नमाज पढ़ती थी, दिया जलाने का उन्होंने कहा, मैं दिया जलाती थी। तो ऐसे कभी कभी मैं देखती थी कि मैं नमाज पढ़ रही हूँ तो ये बहुत सारे लोग हैं सफेद लिबास में और वो सब रुकू कर रहे हैं। तो एक दिन फिर मैं लेटी हुई थी दिन में, तो मुझे कहा कि यहाँ मत लेटो। जैसे मैं लेटी हुई हूँ और किसी ने मुझे हिलाया, यहाँ मत लेटो। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने मुझे कहा कि वैसे सफेद लिबास में कोई मतलब कोई था, उसने कहा कि ये तुम्हारा कमरा नहीं है, हमारी मस्जिद है, तो यहाँ रास्ते में मत लेटा करो। अच्छा। और कोई भी अगर उस कमरे में रास्ते में लेट जाता था ना, जैसे कोई मेहमान भी आ गया और वो भी आके कमरे में लेट गया खुसूसन दिन में या असर के टाइम या ऐसे, तो वो फौरन ही चीखता हुआ बाहर आ जाता था, हो तुम्हारे कमरे में पता नहीं क्या चीज है, कोई चीज ऊपर आके बैठ जाती है, कभी कोई चीज बंदे को यूं जैसे झंझोड़ देती है, और बड़ी सारी इस तरह की चीजें इतने ज्यादा हैं कि एक दिन मैं लेटी हुई थी यूं ही दिन में, तो मेरे साथ ही मैंने देखा कि अचानक से मैं आंखें खोली तो मैंने देखा मेरे साथी को लेटा हुआ है और उसने सफेद चादर ली हुई है पूरी, जैसे कि बंदे के ऊपर सफेद चादर। तो मैं देख रही हूँ कि ये कौन है, और इसने तो ऊपर सफेद चादर ली हुई है, जैसे कोई पता नहीं जैसे कोई मर जाता है तो उसके ऊपर चादर डाली जाती है इस तरह की। तो आहिस्ता आहिस्ता वो चादर नीचे को खींचना शुरू हुई उसके चेहरे से, और वो हटती और मैंने देखा कि उसकी सब्ज रंग की आंखें हैं। सब्ज रंग? जी हेलो जी सब्ज रंग की, जी बिल्कुल ग्रीन कलर की, बहुत खूबसूरत आंखें, और उसका नाक कैसा है कि मैंने इतना हसीन इंसान दुनिया में देखा नहीं है कभी। और मैं बस उसमें जैसे बंदा खो नहीं जाता, मैं उसी को ही देख रही हूँ। और उसने अपने चेहरे से वो चादर हटाई और मेरी तरफ देख के मुस्कुराया,
मुस्कुराया है या मुस्कुराई है, मुझे ये भी नहीं समझ आया कि वो मर्द है या औरत है। तो वो मुस्कुराया है और उसने मुझे कहा कि परेशान मत हो, पहले मेरा भी कोई काम नहीं होता था, मैं भी परेशान होता था, मुझे भी मुश्किलें थी, अब मैं उसकी बात सुन रही हूँ। तो फिर मैंने विर्द करना शुरू किया, या अली या अली या अली, सब सही हो गया, तुम भी करो। और इतने में बस जैसे उसने मुझे कहा तुम भी करो, और वो गायब हो गया। और मैं हैरान कि ये क्या था ये। और मतलब इस तरह के हर आए दिन हमारे साथ वहाँ चीजें होती थी, अच्छी भी होती थी, बुरी भी होती थी, इस तरह का सिलसिला तो था। वजह क्या पता चली? 20 साल आपने उस घर में गुजारे, आप कह रही कि रोज कुछ ना कुछ वाकयात होते थे, तो आप लोगों ने जरूर किसी आलिम को, किसी आलिम दीन को कुछ रुजू किया होगा, तो उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ तो बताया होगा कि उस घर का कोई है, जी बिल्कुल, कोई उन्होंने हिस्ट्री हमें होगी। ये बताया, जिसने भी जिससे हमने रुजू किया, उन्होंने हमें ये बताया कि जब आपका ये घर बन रहा था, क्योंकि हमने खुद ही वो कंस्ट्रक्ट करवाया था घर, तो उन्होंने ये कहा था कि जब आपका घर बन रहा था तो आप ही के कोई रिश्तेदार थे जिन्होंने इस घर की बुनियादों में जादू के लिए कोई चीज डाल दी थी कि ये इसमें रहे और बस इसी में कैद हो जाए और गर्क हो जाए, इससे ना निकल सके ना। और बाकी बहुत सारी सेहतें सबकी खराब, हमें बहुत माली मसाइल हुए, और जिससे भी पूछते थे वो कहते ये घर बिकेगा नहीं, कभी भी नहीं बिकेगा, और वो बिकता भी नहीं था। और वो बिका भी बड़ी मेहनत से कि हमारी ही एक जानने वाली हज पे गई, वहां उन्होंने मतलब काबे के सामने दुआ की और पढ़ाई की, तब वो हमारा घर बिका और तब हम उससे निकले। लेकिन निकलते निकलते भी वो ये कहते थे कि कोई ना कोई मर जाएगा, यानी अगर आप निकलने की कोशिश करोगे तो किसी को वो चीजें मार देंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब जिंदा सलामत निकल आए, लेकिन ये है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था निकलते निकलते भी, और मैं 3 महीने पूरे चल नहीं पाई थी, बिस्तर पे रही थी मैं। अच्छा जी। और अब वो आप लोगों ने घर बेच दिया है? जी बिल्कुल। और किसको, किसी रिश्तेदार को बेचा है? नहीं, किसी और को। और बेचने का भी हमने पूछा था कि भाई हम अगर किसी को बेचेंगे तो क्या उसके साथ तो मसले मसाइल नहीं होंगे? तो हमें सभी ने यही बताया जिनसे पूछो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये स्पेसिफिक आप ही की फैमिली के लिए, आपके नामों से ही डाला गया है, तो कोई और किसी और के लिए कोई मसला नहीं करेंगे ये चीज। तो ये घर था किधर? आप मुझे एग्जैक्ट बताइए। महमूदाबाद में? ये अब एग्जैक्ट तो मैं लोकेशन में मिनाज भाई, मैं क्योंकि अब वहाँ कोई और लोग रहते हैं और फिर वो मोहल्ला भी हमें जानता है, तो यूं शायद करीब का इलाका बता दीजिए। सही नहीं होगा, लेकिन ये है कि ये है महमूदाबाद की साइड पे, बस मैं इतना आपको बता सकती हूँ। नहीं, उसके करीब का इलाका बता देना। उसके करीब मंजूर कॉलोनी। अगेन मंसूर कॉलोनी भी तो बहुत बड़ी है जी। अच्छा, चलें से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलें, थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। अब जिस घर में उधर तो ऐसा कुछ नहीं होता? अब जिस घर में है यहाँ छोटे मोटे हुए हैं, मेरे साथ भी 1-2 हुआ है छोटा मोटा, लेकिन ये है कि वो फिर क्योर भी हो गए हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं, उन्हीं लोगों ने दोबारा से भी करने की कोशिशें की हैं आप लोगों पे, लेकिन ये है कि क्योंकि ये घर में कुछ नहीं है वो दबाया वबाया, तो इसीलिए कि ये माइनर सा है, तो वो जैसे दम वगैरह करवाओ या आपको थोड़ा बहुत तो सूरह बकरा वगैरह जैसे पढ़ते हैं नमाज वगैरह, तो वो फिर इतना असर नहीं किया उसने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा जी। थैंक यू, खुदा हाफिज़। आज के शो पे हमने बहुत ज़्यादा ईमेल्स और कॉल्स पे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो मुझसे शिकायत करते हैं कि आप कॉल्स नहीं लेते, ईमेल्स नहीं पढ़ते। डिफरेंट आप लोगों ने वाकयात सुने लोगों के साथ हुए हुए। अभी आखिरी जो कॉल आई, उन्होंने ऐसी बातें बताई जो बहुत सारे लोगों को शायद यकीन ना आ रही, और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी जब वो बता रही थी तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था, और अभी भी मुझे 100% यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि
जिस मखलूक की, जिस दुनिया की हम बात कर रहे हैं वो हम सोच ही नहीं सकते। बस जिसके साथ पेश आया होता है उसी को पता होता है, और जब वो दूसरों को बता रहा होता है तो दूसरे या तो मजाक उड़ा रहे होते हैं या क्वेश्चन कर रहे होते हैं, जो कि मैं भी उन्हीं तमाम भीड़ में मैं भी वैसे ही हूँ। लेकिन आप फर्ज कीजिए जिस घर में आप रहते हैं अभी, जिस घर में आप पैदा हुए, आपके वालिदैन की शादी हुई, फिर शायद आपकी भी शायद शादी हो गई हो, उसी घर में आपको पता हो कि आपके अलावा भी कोई है, कोई मखलूक है, कोई ऐसी चीज है जिसकी प्रेजेंस आपको नजर आती हो, फील होती हो। जिससे शायद आपका कभी मुकालमा होता हो, आमना सामना होता हो, शायद वो आपकी हिफाजत करती हो, शायद आपके लिए नुकसानदेह हो। लेकिन चंद मिनट के लिए आप ये अज्यूम कीजिए कि जिस जगह पे आप अभी मौजूद हों, चाहे अपने कमरे में, चाहे दफ्तर में, चाहे फैमिली मेंबर्स के साथ या अकेले, और आपको ये लगता हो कि 100% जिस जगह पे आप हैं वहां पे सिर्फ आप हैं, आपके अलावा कोई नहीं। लेकिन ये आपका एक गलत फहमी भी तो हो सकती है। हो सकता है जिस कमरे में अभी आप मौजूद हों उसमें आपके अलावा भी कोई और हो जिसको आप देख नहीं सकते, पर शायद वो आपको देख सकते हैं। शायद वो अपनी प्रेजेंस शो कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिए। www.youtube.com/Minhaj Ali Askari। Until then, खुदा हाफिज़।